विश्व रत्न बौद्ध सत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हट्टीराम जी ठेकेदार जी, जिन्होंने मेरा उल्लेख किया, केसी भूमिरे जी, जिनके लिए आज मैं इधर उपस्थित हुआ, पिछले 2 महीने से मेरे पीछे थे, घड़ी घड़ी याद करते थे। भगवान जी प्रॉमिस किया है 7 तारीख को आना है। तो मोरिया जी, सभी मान्यवर पूज्य वंते जी को वंदन करता हूं। सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, माता रमाई की 125वीं आज जयंती है। उस जयंती का आपको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। माता रमाई को अभिवादन करता हूं कि जिनकी वजह से आज जो बाबा साहब ने मंजिल हासिल की, बाबा साहब के सामने वाली कठिनाई जरा दूर कर दी। जो बाबा साहब का मैं समझूंगा 35 तक का जो पीरियड है समाज कारण शिक्षण का, क्योंकि 27 मई 1935 में माता रमाई का निधन हो गया। जो कठिनाइयां थी वो माता रमाई ने निभाई है। इसलिए बाबा साहब को शिक्षण के माध्यम से सामाजिक क्रांति में आगे बढ़ गए। इसके लिए माता रमाई को याद करना मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं 4 बच्चे अपने सामने निकल गए, लेकिन हरी नहीं। करुणे का सागर है, दयावान थी माता, सब बताते हैं, लेकिन माता करारी थी, माता रमाई करारी थी। इतना बड़ा पहाड़ सामने आते हुए भी बाबा साहब के साथ खड़ी रहती, बाबा साहब को साथ दिया। जो आज भी पत्र व्यवहार अवेलेबल है बाबा साहब और रमाई के बारे में, जो बाबा साहब ने चिट्ठियां लंदन में से लिखी है, अमेरिका से लिखी है, जो 3 चिट्ठियां आज अवेलेबल है, जो पुस्तक में आपने छपी हुई है। बाबा साहब एक ही पूछते थे, कैसी चल रही है घर गृहस्थी, क्या हालत है, आर्थिक व्यवहार कैसा चल रहा है। लेकिन बाबा साहब को इसके बारे में कभी माता रमाई ने बताया। समझती थी कि मैं इधर की परिस्थिति बताऊंगी तो विचलित होंगे। जो बाबा साहब अपने खुद के लिए नहीं, समाज के लिए शिक्षण ले रहे, समाज के लिए शिक्षण के बाद समाज के लिए उसका उपयोग होगा। वैसे देखा जाए तो माता रमाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शादी होने के बाद, उनकी शादी तो 9 साल में हो गई थी, 10 साल की थी। बाबा साहब का उम्र 15 साल का था। लेकिन शादी होने के बाद बाबा साहब ने, रामजी बाबा ने, जो मिलिट्री में टीचर थे,
उन्होंने माता रमाई को सिखाया नहीं। माता रमाई बाबा साहब खुद के अक्षरों में चिट्ठी लिखती थी। इस तरीके का व्यवहार माता रमाई का था। आर्थिक कठिनाइयां सामने होते हुए भी जो जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं, वो जॉइंट फैमिली उन्होंने निभाई। इसके लिए माता रमाई का याद करना मैं समझता हूं उचित है। आज माता रमाई के बारे में महाराष्ट्र में देखा जाए तो उनके नाम से अभी 10 सालों में कई स्मारकें खड़ी हुई है। जहां उनका जन्म हुआ था दापोली वनन में, वहां उनके घर के यहां ही वो पुराना घर तोड़ के माता रमाई का स्मारक बना दिया भारतीय बौद्ध महासभा ने। काफी बड़ी मंजिल बनाई है और हर साल आज के दिन कई लाखों लोग महाराष्ट्र के बाहर से वहां माता रमाई को नतमस्तक होने के लिए आते हैं। आज मैं यहां हूं, मौर्य जी ने बुलाया, नहीं तो माता रमाई की तस्वीर में अभी उधर वहां आज के दिन लगाने वाला था। लेकिन आने वाले 27 मई में उनका मृत्यु दिन है। उस समय वही स्मारक के सामने माता रमाई की बड़ी मूर्ति लगेगी, 8 फीट की मूर्ति लगेगी। लोगों को स्मरण आएगा कि माता रमाई है कि जिसके वजह से बाबा साहब को यह सफलता मिल गई। कई मेरे समय प्रसंग आते हैं कि सभी जानते हैं कि बाबा साहब कोई टेरिटरी के नहीं रहे, बाबा साहब कोई भूखंड के नहीं रहे, भारत के नहीं रहे, कोई एक विभाग के नहीं रहे, कोई प्रदेश के नहीं रहे, कोई देश के नहीं रहे। बाबा साहब की प्रतिमा आज उभर के आई है, पूरे विश्व के लिए उभर के आई है। इसलिए पिछले 14 अप्रैल में बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लगाई। जो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। कई स्टैचू है बाबा साहब के, ये यूरोप में लगे हुए हैं, लंदन में है, फ्रांस में है, बर्लिन में है। बाबा साहब जहां जहां पढ़ने को गए वहां बाबा साहब के स्टैचू है। जहां पढ़ने को लिए नहीं गए वहां बाबा साहब के स्टैचू है। यूरोपियन कंट्री में, जो अपना एशिया कंट्री में है, साउथ एशिया जिसको कहते हैं, थाईलैंड है, म्यांमार है, जापान है, बाबा साहब के स्टैचू लगे हुए हैं। बात यह करना चाहता हूं कि बाबा साहब की आज विचारधारा पूरे दुनिया में है। मुझे एक ने बता दिया, जो फॉरेन से आया था स्टूडेंट, उसने मुझे बता दिया कि बाबा साहब पर पीएचडी ज्यादा लोग आज अमेरिका में कर रहे। बाबा साहब के स्टेटस सोशल क्रांति के ऊपर एशियन कंट्री में देखा जाए तो बाबा साहब धार्मिक क्रांति पर बाबा साहब की पीएचडी हो रही है। जब ये स्टूडेंट यहां इंडिया में आते हैं, ज्यादा करके बम्बई में आते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब का साहित्य वहां मिल रहा है। बाबा साहब का साहित्य अंडर द वन रूफ वहां मिलता है। जब बाबा साहब को पढ़ाई शुरुआत करते हैं तो उनके मन में एक आता है कि बाबा साहब को ये इतना सफलता कैसे मिली। तो बाबा साहब के पत्नी के बारे में पूछते हैं तो हमें बताना पड़ता है माता रमाई है। माता रमाई ने बाबा साहब को सब संभाला है। माता रमाई का सहयोग है और माता रमाई का सहयोग से बाबा साहब इतने पढ़े लिखे, समाज में इतने जल्दी उनको सफलता मिल गई। लेकिन आज महाराष्ट्र में माता रमाई के बारे में कई बुकें छपी हुई है।
पिछले कुछ 6 महीने से मेरे प्रयास से मैंने वो जो ऑथर थे जिन्होंने माता रमाई पर ये बुकें लिखी है, उनको बताया कि भाई ये इसका इंग्रजीकरण कर लो। हिंदी तो भाषांतरित है लेकिन इंग्रजी होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे जब आते हैं बाबा साहब पर पीएचडी करने के लिए, उनको बैकग्राउंड समझना बहुत जवाबदारी समझता हूं माता रमाई के बारे में, कि बाबा साहब का पूर्व इतिहास क्या है। 15 साल में शादी और बाद में इतनी पढ़ाई करने के लिए, इसके लिए माता रमाई पर अभी अंग्रेजी बुक अवेलेबल है, वो उनको बच्चों के लिए काफी अच्छी मिलती है, काफी सहयोग उनको मिलता है। वैसे देखी जाए तो आर्थिक स्थिति कोई बड़ी नहीं थी। माता रमाई या बाबा साहब का जो शादी हो गई, आज भी वो मार्केट मुंबई में है, जहां सुबह मछली बेचते थे मछली वाले आके, दोपहर को 2 बजे के बाद सफा कर दी मछली मार्केट, वहां शादी हो गई। इस तरीके से जो माता रमाई के पास कथन ही ज्यादा से ज्यादा आ गई, तो बाबा साहब विदेश थे, और विदेश में बाबा साहब थे होने के बाद माता रमाई के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। आनंदराव थे, उनकी तनख्वाह बहुत ही कमती थी और उस पर गुजारा नहीं चलता था। यह सब माता रमाई के बारे में का है, लेकिन बाबा साहब को काफी इसके बारे में बाबा साहब को बहुत जानते थे, लेकिन बाबा साहब ने कभी एक्सप्रेशन नहीं किया। बाबा साहब जानते थे रमाई है, इसके वजह से ये सब चल रहा है। माता रमाई जाने के बाद 1939 में बाबा साहब ने एक बुक लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आपने पढ़ी होगी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये बुक बाबा साहब ने रमाई को अर्पण की है। तो लिखते समय उन्होंने 3-4 लाइन जो लिखी हुई है, एक 5 लाइन है मेरे को लगता है इंग्लिश में, उसमें समर्पित रमाई का वर्णन उन्होंने किया है कि मेरे पीछे कैसे संभाला, क्या किया। ये बाबा साहब का नहीं, रमाई का ये था। बाबा रमाई को रामू कहते थे। इसी वजह से आज हम लोग बाबा साहब और रमाई को मानते हैं कि उनके त्याग, उन्हें शोषित किया हुआ कष्ट, ये रमाई के मैं समझता हूं 2 अद्वितीय पहलू है। सावित्रीबाई फुले का भी आज मौर्य साहब ने बताया कि सावित्रीबाई फुले पर भी हम जयंती मानने जा रहे हैं। 2 माता है समाज में, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई। हम लोग महाराष्ट्र में माता जिजाऊ जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता है, इनका योगदान रहा है भाई। यह महापुरुषों को खड़े करने में, महापुरुषों को साथ देने में, ऐसी कहावत है कि आदमी के पीछे महिलाओं का हाथ होते तो आदमी आगे निकल जाता है। ये महापुरुषों के उदाहरण मैं देखता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने पुणे में जो स्कूलें निकाली, उस जमाने में 1948 में स्कूल भी निकाले। 1 जनवरी 1948 में, 1 जनवरी जानते हो, 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। महार के 500 जवानों ने पेशवाई की खत्म कर दी। वो सिलसिला, वो सीक्वेंस, वो इतिहास जानते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने जो पुणे में स्कूल निकाले, वो भी 1 जनवरी 1948 में निकाली। वहां से शिक्षण की
शुरुआत कर दी और उनको साथ देने वाली फातिमा शेख है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं मुंबई में मेरे भाइयों से बात करता हूं, मेरे मुस्लिम भाइयों से बात करता हूं, बोले महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में जानते हो क्या? हाँ, स्कूल चालू किए, ये चालू किए। बाबा साहब के तो गुरु थे वो। इधर तक ये सीमित है। मैं बोला इसके बाद में जानने की कोशिश करो भाई, मेरे भाई हो तुम लोग, कि सावित्रीबाई फूले को जो साथ दी, तो साथ कोई ब्राह्मण महिला नहीं थी, तो फातिमा शेख थी, जो मुस्लिम समाज से आती थी। जब कीचड़ उछल जाते थे पूना में, गोबर मारते थे, तो फातिमा शेख को भी उसके साथ थी। भाई जो स्कूल की जगह दे दी, वो भी फातिमा शेख के ब्रदर थे, भाई थे, शेख करके उन्होंने जगह दी है। इसके लिए भाई इतिहास जान लो और समाज में फैलाओ भाई। ये महापुरुषों को जगह देने वाले ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। मेरे भाई ने अभी ऐलान किया कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में चुन के आए, वेस्ट बंगाल से वो चुन के आए, जो मुस्लिम डोमिनेट एरिया था, जहां मुस्लिम ज्यादा थे। ऐलान किया था कांग्रेस वाले के लीडर्स के ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब आने से ये पार्लियामेंट के दरवाजे का खिड़कियां हम लोग बंद कर देंगे। बाबा साहब के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि हम कहां से भी चुन के नहीं आएंगे, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल नाम सुना होगा। जो जोगेंद्रनाथ मंडल वेस्ट बंगाल से थे, दलित थे, शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन मुस्लिम समाज पर उनकी पकड़ थी। मुस्लिम समाज के लिए और दलित समाज के लिए काम करते थे। उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिख दी, भाई आ जाओ, यहां से हम चुन के देंगे। और बाबा साहब को उस वेस्ट बंगाल से चुन के दिया। और इसके लिए बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में दिए। ये भी मुस्लिमों की देन है, मैं समझता हूं। बाहर चौदार तले का सत्याग्रह जो हुआ, वहां भी बाबा साहब को कोई जगह देने वाला नहीं था। प्रशासन ने तो बोल दिया भाई बाबा साहब तुम सत्याग्रह कर सकते हो। बाबा साहब के साथ ब्राह्मण समाज के लोग थे, सहस्त्र बुद्धे, जिन्होंने मनुस्मृति जला दी, पर लेकिन जगह देने वाला वहां कौन नहीं था। फिर से मुस्लिम समाज का बंदा खड़ा हो गया, बाबा साहब ये जगह मेरी है, यहां तुम्हारी 2 दिन की परिषद शुरू कर दो। बताना इतना चाहता हूं कि इतिहास के माध्यम से हमें इकट्ठा आने की जरूरत है। हम क्या दूसरे नहीं हैं भाई। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोग आज समाज में बिखरे हुए हैं, जो आज 85% के बोलते हैं अब जनगणना होती नहीं, लेकिन जो बिहार में आज जनगणना हो गई, उसमें ओबीसी समाज के 65% और दलित समाज जोड़ा जाए तो हम लोग इस 80 के बराबर के लोग हैं। ये सब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ये सभी समस्या हमारे सामने है, वो तुरंत हमें हल हो सकती है। लेकिन इकट्ठा होते नहीं, यही समस्या है। मैं समझता हूं बाबा साहब ने जो काम किया है वो एक समाज के लिए नहीं किया है, दलितों के लिए नहीं किया है। एक गलत बात थी 80-90 के समय में, बाबा साहब दलितों के मसीहा, यहां से उत्तर भारत से निकली हुई ये स्लोगन, बाद में मैंने उसका कंडेम किया लखनऊ की मंच पर जाके। भाई दलितों के लिए मसीहा तो थे पहले के पूर्व भाग में, लेकिन जो बाबा साहब ने काम किया है वो पूरा भारत भर के लोगों के लिए।
एक एक लोगों के लिए किया है, विशेषता महिलाओं के लिए किया है, जानने की कोशिश होनी जरूरी है। बड़े समय मेरे को बुलाते हैं बोलने के लिए, तब मैं द मॉडर्न मेकर ऑफ द इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा मैं उल्लेख करता हूं। आधुनिक भारत का निर्माता कौन होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर है, इस समय उनको बताता हूं। भाई हमारे पढ़े लिखे लोग जो है, पढ़े लिखे लोगों को पूछा जाए, भाई बता दो तुरंत में बाबा साहब ने क्या क्या देश के लिए काम किया है। बोले संविधान लिखा है, बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की है। हम लोग बौद्ध हो गए, दलितों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ ली। इसके बारे में आगे जाके बाबा साहब के बारे में इनका जानकारी कमती है, ऐसा मैं समझता हूं। कई बात यह है कि बाबा साहब ने देश की पूरी नींव रखी हुई है। 1942 से वाइसरॉय काउंसिल से बाबा साहब की 1956 में महापरिनिर्वाण दिन तक बाबा साहब ने देश के बारे में सोचा है, भाई देश कैसा आगे निकल जाए, देश को सहायता, देश के नागरिकों को सहायता कैसी मिली जाए। कई उदाहरण है उसके कि बाबा साहब ने देश के लिए कहे हुए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कोई प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे, अधिक तो अधिक अधिकारी लोग रिटायर्ड होकर बैठे हैं। जानने की कोशिश करो कि अपना बाबा साहब का एक विचारों का एम्बेसडर, जो लोग बाबा साहब को आज भी विरोध करते हैं, बाबा साहब को ज्यादा जानते नहीं, उनको बताने की कोशिश करो, बाबा साहब ने ये बात की है, ये देश के लिए की है। कामगारों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 12-12 घंटे पहले कामगार, हमारा यहाँ का कामगार ब्रिटिश रूल में काम करता था। बाबा साहब पहले है कि उन्होंने 8 घंटे 1942 वाइसरॉय के काउंसिल में, जब लेबर मिनिस्टर थे, खान मंत्री थे, ग्रिड मंत्री थे, बिजली के मंत्री अभी बोलेंगे तो, उस समय कामगारों का ताज घटा के उन्होंने 8 घंटा कर दिया। वीकली हॉलीडे बाबा साहब ने शुरुआत कर दी। महिलाओं के लिए उसी समय में मैटरनिटी लीव्स ग्रांट कर दी। खान कामगारों के सुविधा दे दी बाबा साहब ने। कई लोगों को मालूमात नहीं है, वेस्ट बंगाल में बाबा साहब खान के नीचे उतर गए थे सीढ़ियों से। देखिए वहां की परिस्थिति खान कामगारों की क्या है। उनको मेडिकल फैसिलिटी वहां से शुरुआत हो गई। बोनस है, प्रोविडेंट फंड है, ये सब बाबा साहब की देन है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाबा साहब की देन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1930 में प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी थी, उस पर ही रिजर्व बैंक की नींव रखी हुई। कई धरने बाबा साहब ने निकाले हैं। पंजाब की उदाहरण दूं तो सप्ताह पहले मैं ही पंजाब में था। पंजाब की 2 धरने बाबा साहब ने दामोदर वैली बाबा साहब की है। इस तरीके से देश में जितना होता है बाबा साहब ने आज करके दिखाया है, वो हमें जानना पड़ेगा भाई, लोगों को बताना पड़ेगा। ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा भाई। ओबीसी के लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से क्या क्या सुविधा प्राप्त करके, क्या क्या उनको रिजर्वेशन कैसा दे दिया है। सेक्शन 34 एंड 340-341 में इस तरीके के ओबीसी को भी बताना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से बाबा साहब ने आज हर नागरिकों को, देश के नागरिकों को भाई देने का प्रयास किया है, दिया हुआ है। आज हमें जतन करने की जरूरत है। जो दिया हुआ है आज निकालने की कोशिश चल रही है। मेरे कई वक्तों ने इधर यहाँ कुछ बातें रखी, मैं गौर से देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था। भाई जो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने दी हुई है,
और निकालने की कोशिश है। देखा इन लोगों ने कि भाई समाज आज आगे निकल चल रहा है। क्या पॉइंट है, क्या दुख की बात है, ये इन लोग ने जान लिया भाई कि बाबा साहब के माध्यम से बोलो, पढ़ो लिखो, सभी महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले समाज आज आगे निकल चल रहे। ये इनके लिए दुख की बात है। इसके लिए एक कारनामे आज देश में 10 सालों से जो 2014 से हो रहे हैं, एक कारनामे है। ये समाज को कैसा फिर से रोका जाए, ये समाज को फिर से कैसा पीछे लेकर जाए, ये समाज को आर्थिक नीति में गुलामी के पास कैसे लेके जाए, आर्थिक नीति तोड़ के गुलामी के पास कैसे लेके जाए, ये राजनीति आज देश में चल रही है। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन का जोर है। मैं समझता हूं यहां के भी स्कूल आज प्राइवेट होते हो गए लग रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन काय के लिए हो रहा है वो समझने की जरूरत है। आज उस जमाने में जो हम लोग पढ़ लिखे वो सरकारी स्कूलों में से पढ़ लिखे, आज सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में अच्छा शिक्षा नहीं मिलती है, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन की फी अभी बढ़ेगी, जो इतनी बढ़ेगी कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग नहीं बच्चों की फी भर सकते। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन का जोर अभी चलेगा, क्योंकि समझते हैं ओबीसी समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, पिछड़े वाले वर्गों के लोग, वहां के बच्चे नहीं पढ़ सके, उनको आर्थिक गुलामगिरी में ढकलने का काम यह सरकार का चल रहा है। आज एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, उसका बिल भी पास हुआ है, कायदा तैयार हो गया है। लेबर लॉ बाबा साहब ने 42 लेबर के अधिकार कायदे यहां तैयार किए थे, आज 5 कायदे तैयार हो गए। अभी को मालूम नहीं होगा कि कोई इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरुआत नहीं हुई है। 2024 में ये सरकारें, विचारों की सरकारें फिर से बैठती है, तो एजुकेशन का लॉ, लेबर लॉ इस देश में चलेगा। लेबर लॉ के बारे में इतना ही बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर का बच्चा होगा तो डॉक्टर होगा, मजदूर का बच्चा मजदूर होगा। इस तरीके का प्रावधान इस देश में एक कायदे के माध्यम से, एक ही मकसद है इन लोग का कि बाबा साहब ने जो क्रांति इस देश में की हुई है, बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति की, आर्थिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की, धार्मिक क्रांति की इस देश में। बाबा साहब होते समय, बाबा साहब जिंदा होते समय, यही आज सरकार में बैठने वाली विचारधारा है, बाबा साहब को विरोध करने वाली थी। वही विचारधारा के लोग आज सत्ते में बैठते हैं और नहीं चाहते कि आप आगे निकल जाए। इसके लिए हमें पास बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं आने वाले 2-4 महीने में जनरल इलेक्शन देश में होने जा रहे हैं। इसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है। कई मसले हैं। पिछले 15 दिन पहले मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर था। जंतर मंतर में हम लोग ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी, घोषणाबाजी आंदोलन किए। ज्यादा लोग नहीं थे, 500 लोग थे, लेकिन उसमें 50-60 लोग तो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। उन्होंने बात उठाई, भाई ईवीएम खत्म कर दो, ईवीएम से चीटिंग देश में हो रही है। ईवीएम से सरकार में बैठते, ईवीएम चीटिंग होने के बाद
ईवीएम में छेड़छाड़ी करने के बाद इसके लिए ईवीएम खत्म कर दो, इस तरीके की नारेबाजी लगा दी, लेकिन ना मीडिया में आया, ना प्रेस में, न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज आ गई। हमने जो चलाया वो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया। गंभीर मुद्दा देश के सामने है। हम करोड़ों लोग आज बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर पर वोटिंग होनी चाहिए। सरकार सुनती नहीं, सरकार ईवीएम लेके बैठी है। जिन देशों ने ईवीएम का हमें दे दिए वो देश आज फिर से बैलेट पेपर पर अपनी वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी उसको हेराफेरी कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए आने वाले समय में हमें ईवीएम के खिलाफ यह भी मोर्चेबाजी या राजस्थान में होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार में बैठ गए तो उसका डायरेक्टली फायदा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी पर होगा। हमारी नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी की हमें सोचनी पड़ेगी। बाबा साहब तो अकेले थे, एक वक्ता ने बता दिया, आज तो हम लोग करोड़ों लोग हैं। भाई कुछ समय समाज के लिए निकालना जरूरी है। और हमें जो मैंने राजकोट में 2 दिन पहले मैं राजकोट में हरियाणा में था, कोई हरियाणा से इधर बात रख, राजकोट हरियाणा में मैंने बताया, काफी प्रोफेसर के मैं सामने मैं बोल रहा था। प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही थे, 300 साढ़े 300 स्टूडेंट। कई ने मुझे बताया हम लोग ये संगठन चला रहे हैं, वो संगठन चला रहे हैं। भीमराव जी, हमारा कीमती समय प्रोफेसर होने के बावजूद हम लोग हमारे संगठन में चलाते। मुझे बताया कि 10-15 तो संगठन के नाम मुझे बता दिए। बोले हमारे संगठन में इतने अधिकारी लोग हैं, इतने प्रोफेसर है, इतने डॉक्टर्स है, मैं तो उसका अध्यक्ष हूं। नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चलते हैं संगठन के। वहां मैंने बात रखी कि भाई समाज का एक मिनिमम प्रोग्राम रखो भाई, राजकोट वालों, हरियाणा वालों, क्योंकि एक ही मिनिमम प्रोग्राम है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं भाई, अभी भी बोलना चाहता हूं, मैं संगठन के खिलाफ नहीं हूं भाई। संगठन तुम लोग चलाओ, क्योंकि किसी की चाहत किसी संगठन से साथ होती है, किसी के जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट होते हैं संगठन के, ट्रस्ट डीड में जिसको लेते हैं उसमें उसकी दिलचस्पी हुई, उसमें चलाओ। लेकिन समाज के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जो समाज के लिए एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, जो समाज के लिए किस दौर पर हमें पहुंचना है और एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं होगे तो समाज का भला, वो समाज आगे नहीं निकल सकता, खाली यहां वहां फेर सकता है। इसके लिए एम एंड ऑब्जेक्ट हमारे पूरे देश में तैयार होने की जरूरत है। आने वाले 2-4 महीने में, जो इलेक्शन के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सभी माइनॉरिटीज को ले लो उनके साथ। भाई सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारा एजेंडा क्या होना पड़ेगा, उस पर काम किया तो निश्चित मैं समझता हूं आने वाले समय में हमें सफलता मिली। कई लोग पूछते हैं आने वाले समय में भीमराव जी क्या है, बताया हम तो राजनीति में नहीं है भाई, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काफी बड़ा संगठन है, देश में काम कर रहा है। लेकिन जो संविधान विरोधी है वो ताकतों को हमें दबाना पड़ेगा आने वाले समय में, और संविधान को मानने वाली जो पार्टियां है उनको देश में चुन के लाना पड़ेगा। ये हमारा मिनिमम प्रोग्राम होना जरूरी है। वो हमें सोच देखना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, 1 वैल्यू 1 वोट दिया है, वो अधिकार एक्सरसाइज करना बहुत जरूर समझता हूं। कोई भी अमीश दिखाएगा, पैसे की अमीश दिखाएगा, उसको न जाते हुए भाई ये पार्टी है, ये संविधान वाली पार्टी है,
आगे जाके बोलूंगा इंडिया गठबंधन जो वाले जो लोग हैं उसके उम्मीदवारों को पूछना पड़ेगा, भाई संविधान के साथ है तो हम लोग तुम्हारे साथ है, विरुद्ध होगे तो हम लोग तेरे विरुद्ध होगे। आज महाराष्ट्र में हम लोग ने नई घोषणा निकाली, जो प्रो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन के साथ साथ है, जो पार्टियां रिजर्वेशन मांगते हैं, आने वाले समय में सत्ते पर बैठ गए तो हमारा रिजर्वेशन हमें चाहिए। जो सरकारी कंपनियां इन लोग ने बेची हुई है 10 सालों में, सरकारी कंपनियां फिर से लेके आनी चाहिए, रिजर्वेशन हमारा शुरुआत होना है। और उम्मीदवारों को हम लोग वोट देंगे, ऐसी तरह की महाराष्ट्र में आज बात चल रही है। यही समझता है हमारा आने वाले समय में एजेंडा होना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। देश में आज देखा जाए तो पूरा डर और भय का वातावरण है, कोई सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं। इसमें हम लोग सरकार के विरुद्ध बात करेंगे तो हम लोग पर एफआईआर होगी, बिना पूछताछ हम लोग को अंदर डाल देंगे। क्या असलियत है? देश के कोने कोपरे में मैं जाता हूं, यह असलियत है कि किसके खिलाफ बोला जाए, सरकार के विरुद्ध टिप्पणी किया जाए। जो फंडामेंटल राइट है, आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू एक्सप्रेशन करके मैं अपनी बात रख सकते हैं, किसी को गाली गलौज में करते हुए सरकार के धोरण पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा। बात की जाए तो उस पर एफआईआर होता है, अंदर जाता है, बेल नहीं मिलती। ये तरीके का आज सिचुएशन, ये तरीके की परिस्थिति आज देश में, इसके लिए आवाज कोई उठाता नहीं। लेकिन गौर लगता है मुझे, मैं पंजाब में था, चंडीगढ़ से मैंने शुरुआत की, हरियाणा में रोहतक में आके रुक गया 4 दिन के बाद। मुझे जो मिले अंबेडकरवादी संगठनवादी लोग मिले, बोले भीमराव जी हम लोग डरते नहीं, हम सरकार के सामने नारेबाजी लगाते, सरकार के धोरण के विरुद्ध नारेबाजी लगाते, लेकिन दुख है हमारे दूसरे भाई हमारे आते नहीं, जो ओबीसी समाज के भाई है वो हमारे साथ आते नहीं, इसके लिए दुख है। मैं बोला उनका परिवर्तन करो, उनके साथ संवाद साधो भाई। जो व्यवस्था आएगी उसमें दलित ही नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज नहीं तो आप भी भरट जाएगी भाई। ओबीसी का रिजर्वेशन निकल जाएगा आने वाले 24 के बाद। इस विचारधारा की सरकार बैठ गई थी, वो बताओ उनको। धम्म एक बाजू में है भाई, तुम्हारा धम्म एक बाजू में है, राजनीति दूसरे बाजू में है। आज उनका मिलाप हुआ है, बाबा साहब ने वो जमाने में बताया था, जब धम्म नीति आएगी, राजनीति साथ साथ चलेगी तो देश से फिर से एक दफे गुलामी की तरफ निकल जाएंगे। आज दौर वो मैं देख रहा हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो पिलर खड़े किए थे, जो पिलर में आज संविधान खड़ा है, वो पिलर ही आज उद्ध्वस्त हो गए। आज पिलर उन लोग के हाथ में है। मीडिया एक चौथा पिलर है, न्याय व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूशन है, पुलिस डिपार्टमेंट जिसको कायदे की इंप्लीमेंटेशन होती है, वो डिपार्टमेंट है। आज पूरा उनके हाथ में चला गया है। क्या करना, कैसे इस्तेमाल करना, ये सब आज उन लोग ठहराते हैं। इसके लिए इस देश की परिस्थिति। चंडीगढ़ में मैं था, चंडीगढ़ का आज का उदाहरण है। चंडीगढ़ के 2 दिन बाद मैं चंडीगढ़ में था, जो कांड विधानसभा में हो गया बताया मुझे हमारे पदाधिकारी ने, कोई प्रबुद्ध लोगों ने, ऑफिसर्स लोगों ने, जब मैंने मीटिंग ली चंडीगढ़ में अधिकारी वर्गों की, बताया सामने सामने विधानसभा के सामने
हमको फंसा दिया गया यहाँ। बाद में मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने सीजेएस ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसके बारे में टिप्पणी लिखी कि लोकशाही का ये मर्डर है और वो भी विधानसभा में हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशन से हम लोग जा रहे हैं। तो इस पर कोई बोलता नहीं, मीडिया में इस पर कोई बातें नहीं आती, मीडिया में इस पर कोई लिखता नहीं। इस तरीके का माहौल है। मैं समझता हूं आज माता रमाई की जयंती पर, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर, जिन्होंने संघर्ष का जीवन जगा, खुद के लिए नहीं कि समाज के लिए जगा, आज फिर से उन जयंती के दौर से संदेश देना चाहता हूं कि इस संघर्ष में हमें उनका संघर्ष आगे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उनके संघर्ष को कोई कीमत नहीं रह सकती। इसके लिए ये व्यवस्था से लड़ने के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि बड़े संख्या से यहाँ जम गए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। आपको देख के ही समाज के दूसरा जो नीचे का तबका है वो उसका अनुकरण करेगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।